जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के बारे में। और आज का जो वीडियो लेक्चर है, ये लेक्चर के साथ आपका विद्युत धारा जो चैप्टर है वो समाप्त भी हो जाएगा। तो इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है, और इस टॉपिक को खत्म करते ही आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो हम आपके सामने सबसे पहले जो है दो डायग्राम दे रखे हैं, और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको ये पहले समझाना चाहते हैं कि विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव है उसका हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग किया जाता है और कौन कौन डिवाइस में इसका प्रयोग होता है। तो कुछ उदाहरण स्वरूप आपके सामने में हमने दो डायग्राम जो है वो रख रखा है, और इससे आप समझ सकते हो कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकली जो हमारे सिलेबस में है उन तमाम बातों को हम लोग पढ़ेंगे। आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें आपको थियरी में लिखवाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे, यानी कि जो आपको लिखने पढ़ने की बात है केवल उसका चर्चा होता है। लेकिन आपके सामने हम कुछ डायग्राम के थ्रू ये बात इसलिए दर्शाना चाह रहे हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा ये सीखने का इच्छा शक्ति जो है वो ज्यादा विकसित हो जाए। तो देखो, पहला है विद्युत बल्ब और एक है विद्युत फ्यूज, और ये दोनों का जो प्रयोग किया जाता है, ये दोनों का काम करने का तरीका जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। इसी के ऊपर आधारित ये तमाम चीजें जो है काम करता है। तो पहले विद्युत बल्ब में अगर आप देखो तो इसमें जो फिलामेंट होता है, जब आप इसको करंट देते हो तो ये फिलामेंट गर्म होता है, और गर्म होने के बाद उष्मा तथा प्रकाश दोनों प्रदान करता है, जिसमें हमारे लिए मूल रूप से उपयोगी जो है वो तो प्रकाश ही है, लाइट ही है। हम तो चाहते लाइट ही है, लेकिन हीट की वजह से ही तो लाइट आया वहां पर भी। तो ये आपका जो विद्युत बल्ब है ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के ऊपर ही आधारित है। विद्युत फ्यूज में भी क्या होता है कि तार इसमें जोड़ा रहता है ना। इसमें लेड और टीन का तार जोड़ा रहता है मिक्स करके, और उस तार में जब करंट एक्स्ट्रा जाए, जो जितना सप्लाई के लिए आपने अलाउ किया है उससे अगर ज्यादा अगर करंट जाता है तो वो तार गल करके गिर जाता है। तो गलेगा तार कब? जब उसमें करंट दोगे और उसके कारण वो हीट में कन्वर्ट होगा, तभी तार गल करके नीचे गिर जाएगा। इससे क्या होगा कि बाकी सिस्टम जो है वो सुरक्षित रह जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस कह दो इसको, इस डिवाइस का प्रयोग आप इसी सिद्धांत पर करते हैं। ये हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इसके अलावा भी उदाहरण है। जैसे हम आपके सामने अगर कहे आपका जो आयरन मशीन है वो, या फिर सोल्डिंग करने वाला जो मशीन होता है वो, ये तमाम तरह के जो डिवाइस है ये सब का सब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स के ऊपर में ये आधारित है। आप हमारे ख्याल से जो है इसका जो उदाहरण है समझ चुके होंगे कि ये क्या है। अच्छा, अब बात यहां पर ये शुरुआत हम लोग कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो ये जो शब्द हीट आया, आपसे सबसे पहले यही पूछेगा, अगर कोई डिवाइस है तो स्वाभाविक बात है वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, एक प्रतिरोध के रूप में काम करेगा। अगर आपने कुछ करंट दिया, कुछ वोल्टेज दिया, कुछ देर तक उसको काम करवाया, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो हीट का मात्रा कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो पहला हमारा काम इस टॉपिक में यही है। सबसे पहले हमको निकालना है अमाउंट ऑफ हीट। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि अगर हमारे पास एक प्रतिरोध है आर, और इसको हमने वोल्टेज दिया है मान लो भी, पोटेंशियल डिफरेंस इसको हमने दिया है भी, इसमें करंट चला आई, तो इस प्रतिरोध के कारण कितना उष्मा उत्पन्न होगा, पहले हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो अगर आपने इसको करंट दिया है, अगर इसमें विद्युत धारा चल रहा है, तो इसमें से कुछ चार्ज भी जाएगा। मान लेते हैं यहां पर जो चार्ज चलेगा, यहां पर लिख देते हैं टोटल चार्ज, चार्ज पासिंग थ्रू रजिस्टर, रजिस्टर। ठीक है, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोधक, रजिस्टर को प्रतिरोधक बोलिए, प्रतिरोधक से गुजरने वाला, गुजरने वाला कुल आवेश। तो इससे कुल आवेश कितना जाएगा ये हम पहले निकाल लेते हैं। तो मान लो हम टी टाइम तक जो है इसमें करंट दिए, टी टाइम तक मान लो हमने इसमें करंट दिया, तो सीधी सी बात है
टी टाइम तक जब आप करंट दोगे तो आपका फॉर्मूला होता है करंट का, क्योंकि करंट बराबर क्या होता है Q बट्टा टी। और टी टाइम तक अगर आपने इसमें करंट दिया तो चार्ज का वैल्यू आपका हो जाएगा I इंटू टी, ये चार्ज का वैल्यू हो जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। सीधी सी बात है, ये आपका जो है टोटल चार्ज जो पास करेगा वो निकल गया। अच्छा, हमको तो चाहिए हीट कितना निकलेगा। एक बात बताइए, हम प्रतिरोध के बीच का विभवांतर कितना दिए हैं भी, तो यहां पर लिखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, या यहां पर ये बात लिख लेते हैं पहले, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रजिस्टर। प्रतिरोधक जो है उसका विभवांतर क्या होगा, प्रतिरोधक का विभवांतर। प्रतिरोधक का जो विभवांतर है, वो विभवांतर जो हम लोगों ने दिया है इसको, ठीक है, वो आपका है V बराबर आप लोग पढ़ते हो W बट्टा Q, यही होता है। वैसे तो विभवांतर भी है, लेकिन इसका फॉर्मूला आप लोग जो है यही पढ़े हो, इससे पहले आप लोग जो है ये फॉर्मूला पढ़े हो, ठीक ना। तो हम यहाँ से ये जो है ये फॉर्मूला यहाँ पर रख लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाने में जितना काम किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर यूनिट चार्ज को ढोने में जितना वर्क डन होता है उसी को हम विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक बात बताइए, अगर यहाँ से हम आपको बोले वर्क डन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो ये बराबर आपका हो जाएगा V इंटू क्यू, यही ना हो जाएगा। तो आपका ये जो वर्क डन जो होगा ना, यही हीट बन जाएगा। जितना ज्यादा आप काम करवाओगे उतना ज्यादा हीट जो है इसमें डेवलप हो जाएगा। तो हम ये बात यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको पता है। खैर, हम इसको जो है यहाँ पर, यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड बाय रजिस्टर। प्रतिरोधक के द्वारा उत्पन्न उष्मा। तो कितना उष्मा उत्पन्न होगा, तो इसका जो उत्पन्न उष्मा होगा इसको हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से अगर देखोगे तो W बराबर V इंटू क्यू आएगा, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ओम के नियम से, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। देखो अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 3 पर V का वैल्यू रख देना है, Q का वैल्यू उठा के रख देना है। तो जितना इसमें हीट जनरेट होगा ना, वो हीट का मान आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो हमारे ख्याल से पहले इसी को, यही जो पेज है, इसी पेज को थोड़ा सा हम पहले क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। ये जो आपका है इसी में थोड़ा सा जगह हम बना लेते हैं, और ये चीज जो है यहाँ पर हम, चलिए इसी में थोड़ा सा हम जगह बना करके, चलो ठीक है, दिख रहा है ये बात, सारा चीज जो है वो दिख रहा है स्पष्ट तौर पे। चलिए देखो, तो एक काम करते हैं, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4 समीकरण, इसको तीनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। ये जो W बराबर आएगा, V के जगह पे आप IR रख दोगे, अच्छा Q के जगह पे आप IT रख दोगे। तो ये जो मल्टीप्लाई होकर के जो आपको वैल्यू देगा ना, ये जो मल्टीप्लाई होकर के W बराबर जो वैल्यू देगा I² RT, और ये जो वर्कडन हुआ, बेसिकली इसी वर्कडन को आप क्या बोलोगे,
इसी वर्क डन को आप हीट बोलोगे, इसी को आप उष्मा बोलोगे। तो जो उत्पन्न उष्मा हुआ उसके जगह पे आप क्यू से, क्यू तो वैसे चार्ज को हम लोग डिनोट कर रखे हैं, एच मान लो हीट का वैल्यू, तो ई जो है आई स्क्वायर आर टी, ये हीट का फॉर्मूला हो गया। तो किसी प्रतिरोध के द्वारा उत्पन्न उष्मा का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला ये आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम पहला जो काम करेंगे वो यही करेंगे और यही आपसे पहले पूछा जाएगा कि बताइए किसी प्रतिरोध के द्वारा उत्पन्न किया गया उष्मा का मान कितना होगा। तो उत्पन्न किया गया उष्मा का मान जो है वो यही होगा और ये हमको सबसे पहले निकालना है, ठीक ना। अच्छा, उष्मा का मान तो निकल गया। अब हमसे पूछेगा कि जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी वस्तु है, जो भी आपका विद्युतीय यंत्र है, सबका अपना अपना पावर होता है, अपना अपना कंजम्पशन करने का क्षमता होता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। तो बेसिकली काम करने का जो दर है, काम करने का समय के साथ जो दर होता है उसी को तो हम लोग पावर बोलते हैं। पावर का परिभाषा चेंज नहीं हुआ है, पावर का परिभाषा वही है। आप इसको ऐसे बोल दो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। मतलब सीधा है कि वर्क डन बट्टा टाइम बराबर क्या होगा, पावर। वर्क डन बट्टा टाइम जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति। तो जो डेफिनेशन बोला वही डेफिनेशन हम यहाँ पर डाल दिए, जो डेफिनेशन है इसका वो डेफिनेशन यहाँ डाल दिए। अच्छा, इसका अगर हम आपसे बोले कि इसका एसआई मात्रक बताइए, तो एसआई यूनिट भी इसका वही रहेगा जो आप नाइन्थ में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे और एक बार जो है इसको आप 11th में भी पढ़े होंगे। माने 11th वाला में जो होता पावर का चर्चा वहां भी होता, खाली इलेक्ट्रिकल पावर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक बात बताओ, इसको अगर लिखोगे पहले तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं वाट, ठीक ना। इसका मतलब 1 जूल पर सेकंड जो होता है ये 1 वाट के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये जो पावर का फॉर्मूला आया है, जो फॉर्मूला अभी हम आपको बता रहे हैं, इसमें अगर आपको हम ये बोले कि हमारे पास जो ये अभी जो फॉर्मूला निकाले थे वर्क डन का, क्योंकि आपने वर्क डन बराबर अभी देखा क्या, आई स्क्वायर आर टी। अगर इसके अनुसार से हम चाहते हैं इस फॉर्मूला को और तोड़ना इसके आधार पे, ठीक ना, हीट वाला के आधार पे, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी और बट्टा टी रखेंगे। माने डब्लू के जगह पर ई उठा करके रख दिए तो टाइम से टाइम खत्म हो गया, तो पावर बराबर आई स्क्वायर आर, एक पावर का ये फॉर्मूला आया। ध्यान रखना है ये सब फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं चूंकि V बराबर आई आर होता है, कि V बराबर आई आर से एक बार हम I को हटा देंगे और एक बार हम R को हटा देंगे तो हमारे पास दूगो और पावर का फॉर्मूला मिलेगा। तो एक बार क्या करो, यहां से सबसे पहले आप क्या करो, I को हटा दो, रिप्लेस कर दो। तो I हटाने के लिए R को इधर फेंकना पड़ेगा, तो I बराबर V बट्टा R हो जाएगा। तो इसके जगह पे रखिएगा V बट्टा R, इसके जगह पे तो V बट्टा R इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये तो R रहेगा ही। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो पावर बराबर V स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर और इंटू R, एक R से एक R खत्म, तो पावर बराबर V स्क्वायर बट्टा R। एक पावर का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। यानी कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में, एक करंट रेजिस्टेंस के टर्म में। अच्छा, अब क्या करना है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के टर्म में एगो फार्मूला निकाल लेना है। तो उसके लिए रेजिस्टेंस को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से आप लिखिएगा नाउ अगेन, अगर ये बात अगर आप लिखोगे तो पावर बराबर आई स्क्वायर, तो ठीक है, ये आर को हटाना है तो ये आई को इधर फेंकोगे तो V बट्टा आई लिखना पड़ेगा, एगो आई से एगो आई खत्म हो जाएगा, तो पावर बराबर V आई। एक ये फॉर्मूला हो गया पावर का। तो कुल मिलाकर के इधर से पावर का फॉर्मूला आया 3, एक ये एक ये एक ये और एक फॉर्मूला आपका यहां से आया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिएगा तो हमारे पास जो पावर का इधर वाला जो फॉर्मूला आया है, करेंट वोल्टेज रेजिस्टेंस, इसके टर्म में आया है। इधर वाला जो फॉर्मूला है वो तो वर्क डन बट्टा टाइम, जो इसका बेसिक डेफिनेशन होता है उसके आधार पर ही आया है। बात समझ गए ना।
तो कुल मिलाकर के विद्युत पावर का मतलब होता है कार्य करने का दर, माने समय के साथ जितना कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर, विद्युतीय शक्ति। बात समझ गए। और इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, 4 गो ऑप्शन बना दिया है पावर का फॉर्मूला और कहा है कि बताइए इनमें से कौन पावर का फॉर्मूला नहीं है। माने 3 गो फॉर्मूला सही दिया, एगो गलत दिया और कहा कि चुन लीजिए, तो चुन लोगे। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो एक तो पावर का ये फॉर्मूला है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, अपना जो नोट्स है उसमें शामिल कीजिए। बड़ा सिंपल सा बात है, स्क्रीनशॉट आप इसका लो। अच्छा, आप कई बार देखे होंगे बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कुछ कि 220 वोल्ट 100 वाट, 110 वोल्ट 50 वाट, ऐसे करके लिखा रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटेड वैल्यू, अंकित मान, ठीक है, या डिजाइन मान। माने अपने हिंदुस्तान में जितना भी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है, भारत के घरों में सप्लाई वोल्टेज के आधार पे बनता है। बात समझे ना। माने 220 वोल्ट सप्लाई होता है अपने यहाँ, तो 220 वोल्ट जो सप्लाई होता है उसी के आधार पर जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बनाया जाता है, उसका डिजाइन किया जाता है। तो उस रेटेड वैल्यू का मतलब क्या है, पहले हम उसको समझेंगे। बात समझे कि नहीं। और उसके बाद जो आगे का चर्चा है उसको हम लोग जारी रखेंगे। देखो, मान लो एगो बल्ब है और इस बल्ब पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो इस पर लिख दिया 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट लिख दिया और साथ में लिख दिया 100 वाट। इसका मतलब ये बल्ब 100 वाट का हो गया और 220 वोल्ट पर ये काम करेगा। तो आप एक चीज समझिएगा, ये जो रेटेड वैल्यू जो होता है इसके आधार पर इस बल्ब का आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो चूंकि आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अभी जस्ट देखे हैं, पावर बराबर जो होता है ना वो V² बट्टा आर होता है। V² बट्टा क्या होता है, आर। अच्छा, किसी के ऊपर में जो रेटेड वैल्यू होता है, माने जितना वैल्यू आप उसको सप्लाई करते हो, माने घरों में जो सप्लाई होता है वो तो कम ज्यादा आप करके सप्लाई कम ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, जितना लिखल है उतना सप्लाई हो रहा है 220 वोल्ट। तो हम मान लेते हैं अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, ये जो है सप्लाई किया गया और लिखा हुआ दोनों अगर कांस्टेंट है, ठीक ना, ये फॉर्मूला है जो हम पहले से जानते हैं, तो हमारा जो पावर होगा ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। बात समझ गए, ये बात आप याद रखिएगा। यानी कि अगर आप पावर को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस जो है बढ़ाइएगा तो पावर क्या होगा, माने रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा तो पावर डिक्रीज करेगा, और पावर को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस जो होगा आपका, माने पावर को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। उल्टा माने ये चलेगा, पावर अगर बढ़ेगा, पावर अगर बढ़ रहा है इसका मतलब ये डिक्रीज करेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो पावर डिक्रीज करेगा, ठीक है। यही कहानी है, इस फार्मूला का मतलब यही होता है। चलिए, अब यहां से एक बात हम लोग समझना चाहते हैं कि अगर किसी का रेजिस्टेंस निकालना है तो इस फार्मूला से कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये बल्ब है, ये बल्ब का रेजिस्टेंस हमको मान लो निकालना है, तो रेजिस्टेंस बराबर फार्मूला हो जाएगा V² बट्टा पी, ये इसका फार्मूला हो जाएगा प्रतिरोध निकालने का। तो यहां पर रेजिस्टेंस बराबर आप निकालिएगा, ये तो आपका यहाँ पर 220 वोल्ट का स्क्वायर होगा, इसको 2 बार लिख देते हैं, सही रहेगा। 2 बार लिखने का मतलब ये कैलकुलेशन करने में हमको थोड़ा सा हेल्प करेगा, ठीक ना। आप बट्टा में एक जो है आप यहाँ पर 100 लगा दो, ये दोनों को अगर काट दो तो 22 और गुने 22 कितना हो जाएगा, 22 दूना हमारे ख्याल से 484, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 4, ऐसा सही है। इतना ओम जो आएगा ये रेजिस्टेंस आ गया इस बल्ब का। तो हमारा ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला से हम ये रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन ये रेजिस्टेंस निकालने से क्या फायदा, तो देखो, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो आप उसको चेक कर लीजिएगा कि उसमें माने अलाउ कितना करंट है, माने कितना करंट इसको दोगे ताकि ये काम करे प्रॉपर तरीका से, फ्यूज ना हो, खराब ना हो। बात समझे कि नहीं। तो उसमें जो अलाउएबल करंट जो होता है ना, उस करंट को आप निकाल सकते हो आप इस रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पर करंट कैसे निकालेंगे,
देखो करंट निकालने के लिए भी आपका एक तो पावर का ये फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला और पढ़े थे आप, पावर बराबर वी आई, एक फॉर्मूला ये आपका था। माने इसके द्वारा भी आप जो है निकाल सकते हो। देखो जैसे रेजिस्टेंस निकाल लिए ना, वैसा ही जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर हम लोग अलाउेबल करंट जो होता है वो भी निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर आप करंट निकालोगे तो करंट बराबर, इसीलिए आपका ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो पावर बट्टा भी हो जाएगा। सही है। तो यहां से आप देख लो आई बराबर पावर का मान है 100, ठीक है, अपना यूनिट जो है वो ध्यान में रखना, और ई है आपका इतना 220 वोल्ट। इसको काटो, ये 5 दूना, ये 11 दूना, तो आपका यहाँ पर जो है 5/11 करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो 5/11 एम्पियर करंट जो है इससे पास करवाना है। इसको हम लोग बोलते हैं अलाउएबल करंट, माने इससे ज्यादा धारा आपको नहीं देना है। इससे ज्यादा अगर विद्युत धारा अगर आपने दिया तो ये बल्ब जाएगा फ्यूज हो। ठीक है। तो हमारा ये जो रेटेड वैल्यू होता है ना, लिखा हुआ मान जो होता है, लिखा हुआ मान का मतलब ये होता है कि आप उससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, उससे अलाउएबल करंट निकाल सकते हो। तो ये बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो इस फार्मूला से निकलेगा, और इससे जो पास होने वाला करंट कितना अलाउ किए हैं या कितना इसमें अलाउड है, वो करंट का मान आप इससे निकाल सकते हो। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ जो वैल्यू होता है, रेटेड मान होता है, उसका मतलब ये होता है। बात समझ गए। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि मान लो हम बल्ब को ना, दो बल्ब को एक साथ जोड़ना चाह रहे हैं, जैसे मान लो हम दो तरीका से जोड़ते हैं। पहला जो जोड़ते हैं वो सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ टू बल्ब, कॉम्बिनेशन ऑफ टू बल्ब, दो बल्ब है, दो बल्बों का संयोजन। तो दो बल्ब है उसका संयोजन हम देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो बल्ब है, तो पहले दो बल्ब का जो है पूरा सारा चीज जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। मान लो एक बल्ब यहां पर है ना, ऐसे। इसका मान लो इसका पावर जो है वो P1 है, और इसका जो सप्लाइड वोल्टेज है वो मान लो V1 है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप इसका रेजिस्टेंस निकालिएगा तो पावर बराबर फार्मूला जो वो पढ़े थे अभी जस्ट हम लोग, रेजिस्टेंस वहां से निकाल लेंगे, ये V² बट्टा पावर, ऐसा करके ये फार्मूला बना लेगा, और इसमें आप 1 लगा लीजिए। देखो V1 मत मानना, इसको छोड़ दो, यहाँ पर जो है इसको जो है रहने दो ऐसे ही, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वोल्टेज जितना भी हम लोग लेंगे ना, सबका मान लेते हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि ऐसा है कि वोल्टेज सबका जो है वो कांस्टेंट है, रजिस्टेंस इसका अलग अलग हो जाएगा। मान लो इसका रजिस्टेंस R1 आएगा, तो एगो तो आपका फॉर्मूला ये आया। अच्छा, दूसरा बल्ब अगर मान लो, दूसरा बल्ब अगर आपने लिया, दूसरा बल्ब मान लो आपने अगर लिया ऐसे, इसका भी जो है वो ऐसा ही मान लेते हैं कि इसका पावर जो है अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो आप दोगे यानी सप्लाइड वोल्टेज वो सेम है। तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, R2 बराबर V² बट्टा P2, ऐसा आ जाएगा। इस तरह से निकालेंगे। अच्छा, यही दो बल्ब को हम दो तरीका से जोड़ते हैं। एक बार हम मान लो जोड़ दिए सीरीज में, श्रेणी क्रम में। अब जरा सोच कर देखो, अगर सीरीज में अगर आपने इसको जोड़ा, सीरीज में जोड़ा, तो स्वाभाविक बात है कि हमारा ये जो बल्ब है, थोड़ा सा हम बल्ब को जो है ना, मान लो एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, इसको हम मान लो सीरीज में जोड़ दिए। देखो सीरीज में जब इसको हम जोड़ेंगे, जो भी इसके पास जो भी वोल्टेज होगा, जो भी करंट होगा, तो वोल्टेज तो हम मान चुके हैं कि दोनों का जो सप्लाइड वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। अच्छा, सीरीज में जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, R1 + R2 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर इसका हम नेट पावर निकालना चाहते हैं, नेट पावर निकालना चाहते हैं, तो पावर, नेट पावर याद रहे, नेट पावर अगर निकालना चाहते हैं तो नेट वोल्टेज का स्क्वायर और बट्टा नेट रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस आप यहां पर रख दो।
नेट अगर हमको पावर निकालना है तो हमको ये बात यहां पर रखना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इधर फेंकते हैं, तो रजिस्टेंस इक्विवेलेंट बराबर जो आएगा ये वी स्क्वायर डिवाइड बाई नेट जो हमारा नेट जो यहां पर पावर होगा वो निकल जाएगा। तो ये जो नेट पावर है वो पावर निकालने के लिए आपको नेट रेजिस्टेंस का मान रख देना। तो ये वाला वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो ये वाला वैल्यू उठा कर रखिएगा, तो ये R1 प्लस R2 बनेगा और ये वी स्क्वायर बट्टा पावर नेट बनेगा। अच्छा, R1 R2 का मान आपको पहले से पता है, तो यहां से अगर इसको उठा करके रख दीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वी स्क्वायर बट्टा P1 प्लस वी स्क्वायर बट्टा P2 बराबर वी स्क्वायर बट्टा P नेट, यानी नेट पावर। तो इसमें अगर गौर करोगे ना तब वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 बट्टा P1 बट्टा 1 बट्टा P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई P नेट। तो ये और ये कटेगा तो नेट पावर का जो मान आएगा ना ये आपका 1 बट्टा P1 प्लस 1 बट्टा P2 ऐसा आएगा। अब ये फॉर्मूला आपको हमने क्यों बताया, इस फॉर्मूला को बताने का सबसे बड़ा रीजन मेरा ये है कि अगर आपसे पूछे कि दूगो बल्ब है, दोनों का पावर अलग अलग है, मान लो एक का पावर दे दिया 100, एक का पावर दे दिया 50 और कहा कि दोनों को सीरीज में जोड़ दिए, तो बताइए अब इसका इक्विवेलेंट पावर कितना होगा। तो सीरीज में जोड़ने के बाद जो उसका इक्विवेलेंट पावर होगा उसको आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर आपने मान लो पैरेलल में जोड़ा, ये जो है ना इसी को मान लो आपने अगर पैरेलल में जोड़ा, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपने बनाया, पैरेलल समांतर क्रम, एकदम आसान तरीका से इस चीज को जो है वो समझ लेना है। पहले समांतर क्रम में अगर इसको हमने जोड़ा तो समांतर क्रम का फॉर्मूला ये है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप निकालते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो था 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2, ऐसा करके था, ये हम लोग जानते हैं, ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, फिर से अगर पावर के लिए हम फॉर्मूला वही अप्लाई करें जो पावर के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो नेट पावर के लिए अप्लाई करेंगे तो वो तो फॉर्मूला आपका यही होगा, ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं बट्टा P नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब करना हम लोगों को ये है कि जो हमारा ये जो फॉर्मूला जो बन करके जो आएगा, जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं ना, ये रेजिस्टेंस को अगर इधर हम रख भी दे, ये वाला जो रेजिस्टेंस जो भी आवेगा वो रेजिस्टेंस को अगर हम इधर रख दे, उठा करके यहाँ पे रख दे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर वी स्क्वायर डिवाइड बाई पावर नेट, ऐसा करके यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ऐसा बनेगा। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगर फॉर्मूला को थोड़ा सा तोड़ करके यहाँ पर अगर लिखा जाए, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा, जो भी फॉर्मूला यहाँ से हम लोग इसको जो कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला आपका क्या चीज बनेगा, डायरेक्ट हम निकाल लें। चलो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट पहले हम बैठा ही देते हैं। हम इसी चीज को जो रेजिस्टेंस है इसको क्या ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट यहीं पर बैठा देते हैं, इसको सॉल्व करने से ज्यादा सुविधाजनक होगा। यहाँ पर देखिए करना यह है कि 1 बट्टा 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसको अगर फेंकोगे तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, यहां से आपका ये तो वी स्क्वायर बट्टा में आपका ये P नेट पावर का जो वैल्यू है वो तो आएगा ही। अच्छा, अब यहां से आप अगर इसका वैल्यू को रखते हो 1 बट्टा 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2, ऐसा करके मान लो आप इसको रखो, इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई P नेट पावर, ठीक है, ये रख दो। अच्छा, अब आपको पता है कि R1 R2 का वैल्यू आपने क्या रखा था। R1 R2 का वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है तो एक बार याद दिला देते हैं। यहां पर हमने रखा था R1 का मान ये था, R2 का मान ये था, तो ये दोनों वैल्यू को अगर आप उठा करके इस वाले डाटा पर फिट कर दो तो आपका यहां से 1 डिवाइड बाई, सबसे पहले तो आएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई P1, ठीक है, यही आएगा, ये डाटा जो था हमारा ऐसा था, प्लस ये आपका जो आएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई P2, ऐसा करके आएगा। अच्छा, अगर आप चाहे तो इस डाटा को भी आप इसी तरह से नीचे रख सकते हो, 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर, नहीं इसको जो है आप वैसे ही रहने दो,
इस डाटा को जो है वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी नेट ऐसे करके आप इसको रहने दो। ठीक है, आप ये जो डाटा है इस डाटा को आप इसी प्रकार से कुछ जो है आप इसको रहने दो। अच्छा, अब अगर आप गौर करेंगे तो इसमें अगर आप कॉमन करोगे ना, आपका यहाँ पर वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये जो वी स्क्वायर है ये आपका कॉमन हो जाएगा। और हमारे ख्याल से यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ से 1 डिवाइड बाई P1 प्लस 1 डिवाइड बाई P2 ऐसा करके कुछ बनेगा। हमारा जो फॉर्मूला था कुछ ऐसा ही था, अगर आप देख ले। अच्छा, थोड़ा सा 1 मिनट, एक चीज का मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, आप गौर कीजिएगा। जो डाटा आप रख रहे हैं ना, उस डाटा में यहाँ पर गलती हम कर रखे हैं, ये गलती को थोड़ा सा हम लोग पहले सुधार लें, नहीं तो फिर डाटा जो है हमारा गलत हो जाएगा पूरा फार्मूला को। देखो 1/R1 था और हमने जो वैल्यू रखा वो गलत रखा, 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर डिवाइड बाई P1 ऐसा आया था, सही बात है, प्लस 1 डिवाइड बाई इसका जो है वी स्क्वायर डिवाइड बाई P2 ऐसा आएगा वैल्यू। ठीक ना, वहां पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हम कर रखे थे, वही लग रहा था कि इसमें कुछ डाटा जो है उल्टा पुल्टा आ रहा है। ठीक ना, अब आप गौर करेंगे तो यहां से आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात तो इसका जो तीसरा बट्टा है इसको ऊपर डाल दो आप, तो 1, पहली बात ऊपर में 1 तो रहेगा ही, नीचे वाला टर्म जो है P1 बट्टा वी स्क्वायर प्लस P2 बट्टा वी स्क्वायर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, बराबर वी स्क्वायर बट्टा पी नेट ऐसे हम लिखेंगे। अच्छा, अब अगर आप गौर करोगे तो वी स्क्वायर कॉमन होगा और ये तीसरा बट्टा में है। ठीक ना, तो वी स्क्वायर अगर आप कॉमन करोगे तो 1 बट्टा वी स्क्वायर कॉमन होगा, इसमें 1 बाई P1 1 बाई P2 ऐसा करके कुछ बचेगा, बराबर वी स्क्वायर बट्टा पी नेट ऐसा बचेगा। अच्छा, अब अगर गौर करोगे तीसरा बट्टा ऊपर जाएगा तो वी स्क्वायर ऊपर जाएगा, P1 प्लस P2 आएगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी नेट आएगा, वी स्क्वायर कटेगा, अब पी नेट इधर जाएगा तो ये वाला टर्म उधर जाएगा, तो नेट पावर बराबर जो आएगा P1 प्लस P2 आएगा। तो ये जो आपको नेट पावर मिला है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिला है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर आ रहा है डायरेक्ट पावर को जोड़ने के बाद आ रहा है, और सीरीज वाला में जो आया था 1/P1 प्लस 1/P2 आया था। तो ये फॉर्मूला आप निश्चित तौर पर याद रखना। क्यों याद रखना, अगर आपको 2 3 बॉल्ब बोल दिया, जोड़ दिया, सबका पावर दे दिया और बोलेगा इक्विवेलेंट पावर निकालिए, तो उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में ये आपको बहुत हेल्प करेगा, उस समय आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये बात आप ध्यान में रखना। अच्छा, एक और बात इससे, अच्छा पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट इसका लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, पहला जो ये पेज था इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये वाला पेज था इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये जो कॉम्बिनेशन वाला आप किए थे इसका स्क्रीनशॉट लो यहां से, फिर आपका जो है ये जो आखिरी वाला पेज था इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, ये जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अच्छा अब हमारा एक और पॉइंट यहां पर है कि अगर मान लो हमने 2 बल्ब को, जैसे मान लो एक बल्ब जो है यहां पर शॉर्टकट में बनाते हैं, एक बल्ब माने 2 बल्ब यहां पर जो है हम सीरीज में जोड़ दिए। अच्छा, यहां पर क्या करते हैं, 2 बल्ब को ना हम पैरेलल में जोड़ दे रहे हैं, 2 बल्ब को यहां पर हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। ठीक ना, ये एक बल्ब ऊपर में रहेगा, एक बल्ब नीचे में रहेगा, यहां पर दोनों का दोनों बल्ब जो होगा वो क्या रहेगा, दोनों का दोनों सीरीज में रहेगा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि मान लो इसका पावर P1 है, वोल्टेज सप्लाई सबका जो है V मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका पावर P2 है, इसका जो रेजिस्टेंस है ये R2 है, इसका भी वैसा ही कर लेते हैं, P1 है, रेजिस्टेंस R1 है, इसका जो है पावर P2 है, रेजिस्टेंस R2 है। अगर बोले आपको कि 2 बल्ब है, दोनों बल्ब को अगर हमने पैरेलल में पहले सीरीज में जोड़ दिया तो इसमें ज्यादा ग्लो कौन करेगा, ज्यादा लाइट कौन देगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, माने जिसने जो ज्यादा कंजम्पशन करेगा वो ज्यादा लाइट देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो पावर जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कहां से लाए हैं ये बात, तो पावर बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है वी स्क्वायर बट्टा आर, और हम लोग जो सप्लाई वोल्टेज है उसको कांस्टेंट मान रहे हैं, तो पावर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर आपको हम यहां पर ये बोले, यहां पर अगर आपको हम ये बोले कि रेजिस्टेंस 2 ज्यादा है रेजिस्टेंस 1 से, इसका मतलब पावर 1 जो है वो ज्यादा होगा पावर 2 से, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है।
तो जिसका पावर ज्यादा, याद रखिएगा, जिसका पावर ज्यादा होगा, याद रखिएगा, वो ग्लो ज्यादा करेगा। ठीक है, माने जिसका पावर, जैसे P1 का वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये इसका जो ग्लो होगा, ये जो ग्लो करेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, और जिसका पावर कम होगा वो कम ग्लो करेगा। अगर आपने इसको सीरीज में जोड़ा है तो उस समय की बात कर रहे हैं, हाँ समझे। जिस समय इसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं उस समय हम लोग ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि जिसका पावर ज्यादा होगा, अभी फॉर्मूला जो देखे है ना, उस फॉर्मूला के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि हमारा यहां पर किधर गया ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पर अगर आप देख लो, तो इस फॉर्मूला के आधार पर अगर आप देखिएगा तो नेट पावर जो निकलता है, नेट पावर जो निकलता है वो 1/P1 प्लस 1/P2 से इस तरह से हम लोग निकालते हैं। माने टोटल पावर जो निकालते हैं वो तो ऐसे करके निकालते हैं, लेकिन अगर आप नेट पावर की बात करोगे तो नेट पावर का जो वैल्यू होता है ना, वो इंडिविजुअल पावर के से कम होगा, क्योंकि आपका ये 1/T के फॉर्म में ये जो है बेसिकली जुट रहा होता है, समझ गए। तो ई वाला जो फॉर्मूला अभी जो हम आपको बताए हैं, यानी सीरीज में अगर जुड़ा रहे तो आप इसमें ये वाला पॉइंट जो है केवल हमारा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा कि अगर आप इसको सीरीज में जोड़े हुए हैं तो जिसका पावर ज्यादा होगा ना, याद रखिएगा उसका ग्लो भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा ग्लो करेगा। अच्छा, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में माने पैरेलल कॉम्बिनेशन, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा इसको हम चेक कर ले, हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है, हमारा ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना, माने इसमें हम तुमको जो बात बता रहे हैं उसको उल्टा बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस जो होता है वो अगर किसी का बढ़ गया, रेजिस्टेंस अगर किसी का बढ़ गया तो स्वाभाविक बात है उसका पावर कम ना हो गया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो पावर उसका कम हो गया। तो याद रखिएगा यहां पर जिसका कम पावर होगा, उल्टा बोल रहे थे कि जिसका पावर कम होगा, अगर पावर लो होगा, पावर लो होगा, ये ज्यादा ग्लो करेगा, मोर ग्लो करेगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, पावर हाई होगा तो कम ग्लो करेगा, इसमें उल्टा होगा, इसमें जिसका पावर ज्यादा होगा, इसका पावर जिसका मोर होगा, ठीक है ना, वही जो है मोर ग्लो करेगा, ठीक है। जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका ग्लो जो होगा, उसका ग्लो भी ज्यादा होगा। जिसका पावर जो होगा इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जिसका पावर जो होगा वो ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। माने उल्टा जो है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। ये बात उल्टा होता है, और ये बात वही चीज हमारे ध्यान तब से लग रहा था कि कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका इसमें जिसका पावर लो होता है ना, चूंकि रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा हो गया तो स्वाभाविक बात है कि उसका पावर लो हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका पावर लो होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, और जिसका पावर इसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो पैरेलल और सीरीज में ऑब्जेक्टिव में जो है एक ये आपका काम आएगा, ठीक ना। तो एक पॉइंट तो ये रहा जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट पूछ देगा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो देखो, अगर आपका इसका यूनिट पूछ दे, इसका अगर यूनिट पूछ दे, मात्रक अगर पूछ दे, तो पहली बात तो यह है कि मात्रक निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला है, चूंकि पावर बराबर आपने पढ़ा है W/T, तो W बराबर P/T। पावर का यूनिट वाट होता है और इसका यूनिट क्या होता है, टाइम, टाइम का सेकंड होता है। तो आप इसका जो यूनिट लिखिएगा ये वाट इंटू सेकेंड लिखिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो ये होगा। अच्छा, इसका जो व्यावसायिक मात्रक होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट, व्यावसायिक मात्रक। इसका जो व्यावसायिक मात्रक होता है, व्यावसायिक मात्रक जो इसका होता है उसका होता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का मतलब अगर आप देखोगे तो 1 किलोवाट का मतलब ये आपका इतना। अच्छा, इसी को आप जूल भी बोल सकते हो, ये बात भी याद रखना है, इसमें शामिल रखना है इस चीज को, ठीक ना। जूल इसी को बोलते हैं। तो इसको आप 1000 वाट बोल दो, इनटू टाइम को अगर घंटा को अगर कन्वर्ट करोगे सेकेंड में, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3600 सेकेंड करना पड़ेगा।
अच्छा, इसी को मल्टीप्लाई करो तो 3.6 इंटू 10⁻6, 3 गो जीरो और 2 गो और 1 दशमलव के कारण, तो ये आपका वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम जूल बोलते हैं। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। और ये डाटा आपको याद रखना है। तो एक तो आपको इसका ऐसा ही मात्रक जो है वो याद रखना है, दूसरा 1 किलोवाट जो है व्यावसायिक मात्रक याद रखना है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो कितना जूल होता है, आपको एक ये याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 चीज एक्स्ट्रा जो है आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभार वो पूछ देता है, तो वो 2 बात पहले आपको हम बता देते हैं, फिर इसके बाद आपका ये जो आज का जो कहानी है इसको पूरा हम समाप्त करते हैं। देखिए, एक का नाम है सीवैक इफेक्ट। तो सीवैक इफेक्ट का कहना यह है कि अगर मान लीजिए 2 अलग अलग मेटल से बना हुआ जो है आप तार लीजिए, उसको ज्वाइंट कर दीजिए, जंक्शन बना दीजिए ऐसे। एक का टेम्परेचर मान लो, एक का टेम्परेचर आप हाई कर दो, एक का टेम्परेचर अगर आप हाई कर दो और दूसरा का टेम्परेचर आप लो रखो, यानी डिफरेंट टेम्परेचर रखो, तो उस केस में आपको इसमें जो है करंट चलता हुआ दिखेगा, इसमें करंट चलना शुरू हो जाएगा। देखो, सीबेक का कहना ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एक्सपेरिमेंट में ये देखा इन्होंने, ठीक ना। और उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि अगर 2 अलग अलग मेटल, मान लो ऊपर वाला जो तार है ये मेटल 1 है और नीचे वाला जो तार होगा मान लो ये मेटल 2 है, दूसरा मेटल का है, तो 2 अलग अलग मेटल से बने तार का जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन आप देख रहे हो, मान लो इसका नाम बी बोल दो, इसका नाम ए बोल दो, कि जंक्शन को अगर एक को ठंडा एक को गर्म करते हैं, यानी कि अगर मान लो तापमान भिन्न भिन्न रखते हैं, तो उस केस में इस परिपथ में आपको करंट चलता हुआ दिखेगा। ये जो करंट चलना शुरू किया, इस प्रभाव का नाम पड़ गया सीबेक प्रभाव। और वही बात हमने लिखा है, यदि 2 भिन्न भिन्न धातुओं के संधि को भिन्न भिन्न तापमान पर या भिन्न तापमान पर रखा जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। तो एक ये है जिसको आपको याद रखना है, आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट लो और इसको जरूर याद रखना। अच्छा, एक इसका आखिरी और बात है जो आपको याद रखना है, एक प्रभाव है, इसको बोलते हैं पेल्टियर प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव। और ये जो प्रभाव है ना, ये सीबेक प्रभाव का ठीक उल्टा है, ठीक अपोजिट है। ठीक है, ये जो प्रभाव है ये सीबेक प्रभाव का ठीक अपोजिट है। तो इसका क्या कहना है, देखो इसका कहना यह है कि फिर से आप 2 मेटल लो, एक मेटल 1 लो, एक मेटल 2 लो, और 2 मेटल से बने इसी तरह के तार का जंक्शन जो है, जंक्शन को आप यहां पर बनाओ, ये जंक्शन यहां पे बना दो। अच्छा, अब करना क्या है कि इसमें आप करंट दो। तो जब करंट दोगे ना, तो एक जंक्शन क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एक जंक्शन जो होगा ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एक जंक्शन जो होगा हीट को अवशोषित कर लेगा, और एक जंक्शन क्या करेगा, हीट को इवॉल्व करेगा, इवॉल्व करेगा, माने हीट एक बाहर निकालेगा और हीट जो है एक अवशोषित करेगा। तो उसका ठीक उल्टा हो गया। अगर हमने 2 भिन्न भिन्न मेटल के बने जंक्शन को, मान लो उससे अगर करंट हमने प्रवाहित किया, तो एक जंक्शन क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, और एक जंक्शन जो होगा ऊष्मा को बाहर रिलीज करवा देगा। तो इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं पेल्टियर प्रभाव। और वही बात देखो हमने लिखा है, पेल्टियर के अनुसार जब भिन्न भिन्न धातुओं से बने संधि से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो संधि द्वारा ऊष्मा अवशोषित अथवा उत्सर्जित किया जाता है, इसे पेल्टियर प्रभाव कहा जाता है। तो एक आपका जो आखिरी टॉपिक है वो ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए अब हमारा इसके साथ जो है ये चैप्टर हो गया समाप्त। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके बाद कुछ भी पढ़ने को शेष नहीं है, जितना पढ़ना था वो यही है, इतना तक आपको ध्यान में रखना था। इसके बाद आपको जो है इसमें कोई भी चीज़ का जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग अब जो है अगला जो क्लास होगा उसमें मिलेंगे, जो नया चैप्टर होगा उस चैप्टर के साथ। पहले इसको आप एक बार थोड़ा सा देख लेना बढ़िया से, ठीक ना। जैसे एक दो पॉइंट जो कन्फ्यूजन वाला था, जो जिसमें हम आपसे जो बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा इसको देख लेना, क्योंकि वो उलझ गया था मामला।
जैसे कि इसमें हम बताए थे कि जैसे सीरीज में अगर जोड़ दिए बॉल और पैरेलल जोड़ दिए, तो आपसे बोलेगा सीरीज में अगर जोड़ दिए तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा, तो याद रखिएगा कौन ज्यादा ग्लो करेगा, वो ग्लो करेगा जिसका पावर कम होगा, इसमें जिसका पावर ज्यादा होगा वो ग्लो करेगा। ये पॉइंट जो था वो फंस गया था, तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, शेष बातें अगले क्लास में करेंगे और अगला जो है नया हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा।